नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज हम पेपर करेंगे जो प्रीवियस ईयर 2018 का जो सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहला पेपर हमने कराया है, ये सेकंड पेपर है उसका, मॉर्निंग शिफ्ट का ही है। तो आज हम इसी शिफ्ट की बात करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन टोटल हैं। हम सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। आप लोग एक बार वीडियो रोक के ज़रूर एक बार लगाने का प्रयास करिएगा, देखिएगा मैं सवाल को किस तरीके से लगा रहा हूँ और आपको किस तरीके से लगाना चाहिए था, ठीक है? सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप आराम से कर पा रहे हैं। देखो पहला जो सवाल है हमारा, वो पहला सवाल है हमारा वेन डायग्राम का। आप देखो सारे के सारे सवाल करोगे, एक भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा। आप बस बढ़िया से इसको आप समझो कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में करना क्या था। आप देखो अप्रैल महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन, देखो वास्तविक का चाहिए आपको ना। वास्तविक का मतलब क्या होता है? एक्चुअल, ठीक है? 5 महीने के दौरान लक्ष्य उत्पादन, टारगेट। तो आप देखो अप्रैल महीने में एसी, अप्रैल कहाँ गया? यहाँ पर है, ठीक है? उसका क्या चाहिए आपको? वास्तविक चाहिए। तो वास्तविक का देखो कलर है रेड और इसका है ब्लू। तो आप देखिए अप्रैल में आपको चाहिए तो कितना है आपका? 80 है। अप्रैल महीने में एसी मशीन का वास्तविक एक्चुअल रेड वाला है तो ये 80 हुआ। 5 महीने के दौरान औसत लक्ष्यों का उत्पादन, तो आपको ये ब्लू वाले सारे जोड़ने हैं पांचों के पांचों में और उनका निकालना होगा एवरेज। हाँ वेरी गुड। देखो 60, 30, 90 और 80 170, 170 और 90 260 और 260 और ये कितना हुआ? 360, ठीक है? पूछा क्या है? उसका औसत चाहिए ना, तो 5 है तो 5 से भाग लगा दो, 7 5 35, 7 दूना 10, 72। तो क्या पूछा है? कितना अधिक था ना? कितना अधिक था? कितना अधिक था? 8 अधिक था। किससे? 72 से। तो कितना हो जाएगा? 8 9 72, 1/9 आएगा। और 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 11 सही 1/9 होती है। तो देखो ये सवाल कुछ नहीं था, बस डेटा को आपको काउंट करना था, उसका एवरेज निकालना था, फर्दर आपको मिल जाता सारे के सारे सवाल का आंसर, ठीक है? चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये सवाल मैंने बड़ा करके लगाया था और अगला सवाल है आपका। चलिए ये सवाल लगाइए आप कि अगर त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, AC 25 है, तो G त्रिभुज का केंद्रक है, तो BG की लंबाई बता दीजिए। देखो आपको ये देखो 7 24 25, क्या ये आपको ट्रिपलेट दिख रहा है? क्यों आपको ट्रिपलेट ये दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है कि नहीं? अच्छा ट्रिपलेट 2 3 4 याद रख लेना। मैंने कहा 3 4 5 ये क्या है? ट्रिपलेट है, ठीक है? 5 12 13 ट्रिपलेट है। 7 24 25 क्या है? ट्रिपलेट है। 9 40 41 क्या है? ट्रिपलेट है। 11 60 61 ये क्या है? आपका ट्रिपलेट है। तो कुछ ट्रिपलेट है, आप इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है? और एक ट्रिपलेट और आता है x² -1 और 2x और x² +1, और ये बड़ा वाला जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। आप इसे भी याद रखें क्योंकि कई बार इस पे सवाल बने हैं, ठीक है? तो ये आप कुछ फ्रैक्शन है आप जिन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है? तो आप देखो आपको ये देखते ही लग रहा होगा कि ABC ट्रायंगल है, तो 7 24 25 है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा होगा? ये त्रिभुज होगा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अच्छा समकोण त्रिभुज है तो आप देखो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? AC। आप देखो सबसे बड़ी भुजा इसकी कर्ण होती है, तो कर्ण आपका A और C ये हो गया 25 और आपका AB यानी एक बचा है तो ये B हुआ, AB हुआ 7 और ये हुआ आपका 24। पाइथागोरन ट्रिपलेट को ये फॉलो कर रहा था इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब आपसे पूछा है कि यदि G इसका केंद्रक हो
तो केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। हमने कहा कि केंद्रक बनाओ, तो एक त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज के सामने वाली भुजा से इस सामने वाले को दो भागों में बांट दे, इस बिंदु को। ऐसे तीनों के तीनों आपको मिलाने होंगे, और ये जो जी बनेगा आपका, इसी को गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड, मध्य केंद्र, ये सारे के सारे इसी को बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, और एक बात आपको याद और रखना होगा कि ये जो होगा, अगर मैं कहता हूँ ए से डी, ये की पूरी एक माध्यिका है, तो माध्यिका का जो होता है, ये जो बिंदु होता है जी, ये बड़ा वाला, यानी ये जो कांटा कांटा सा दिख रहा है, ये और ये छोटा वाला, ये हमेशा 2:1 के अनुपात में होते हैं। यानी कि अगर पूरी भुजा की लंबाई ए से लेके डी तक 3 होगी, तो यहाँ से लेके ए से लेके जी तक की लंबाई 2, जी से लेके डी तक की लंबाई 1। ठीक है, आप बस समझ पा रहे हैं। वैसे सारी ही भुजाओं का अगर हम C से लेके F तक बात करें, तो C से लेके G तक 2, ये भी 2:1 के अनुपात में होगा, ये भी 2:1 के अनुपात में होगा। यानी कि सारी की सारी भुजाएं 2:1 के अनुपात में होंगी। ठीक है, चलिए, अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो जी, तो आपसे पूछा है कि BG की लंबाई बता दीजिए। आप बताइए BG की लंबाई का मतलब क्या है? कि ये भुजा इसी तरह माध्यिका रही होगी, आइए बताइएगा, माध्यिका रही होगी। अच्छा, माध्यिका रही होगी। एक और बात आप जान लीजिएगा कि अगर एक त्रिभुज में माध्यिका का काम क्या होता है कि ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांट देती है। और हमेशा समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में कि अगर ये माध्यिका खींची गई है, तो इस माध्यिका की लंबाई भी उतनी होगी जितनी इस भुजा की अलग अलग है। यानी कि अगर हम बात करें तो AD बराबर होगा DC के, बराबर होगा BC के, BD के। ये बात भी याद रख लीजिएगा कि कोई भी त्रिभुज अगर है, समकोण त्रिभुज अगर है, अगर हम उसकी 90 डिग्री वाले जो ये जॉइंट है, इससे अगर सामने वाली भुजा पे अगर हम माध्यिका डाल दें, तो ये उस माध्यिका की जो लंबाई होगी A से लेके C तक, उसको आधा आधा बांट देगा, और साथ ही साथ BD की लंबाई भी उसकी आधी हो जाएगी, यानी AC की आधी हो जाएगी। अगर इस कॉन्सेप्ट पे हम देखें तो क्या हम, ये लंबाई पूरी की पूरी कितनी है? AC 25 है, तो ये कितनी हो जाएगी? क्या 25/2 25/2 नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो ये भी तो 25/2 होगी। क्यों? आपको B से लेके G तक की लंबाई चाहिए, B से G चाहिए, तो B से G क्या होता है? 2:1 के ही तो अनुपात में होता है। इसका मतलब 25/2 को आपको क्या चाहिए? इसका दूसरा भाग चाहिए। टोटल हिस्सा कितना है? 3। आप देखोगे 2 से 2 कटेगा, 25/3 आ जाएगा, और 25 8 3 का 24, एक 25/3, यानी 8 सही 1/3 इस सवाल का आंसर था। देखो ये सारी चीजें हैं, आप एक सवाल से सिर्फ ये मत आप देखो कि सॉल्व हो जाए बस, नहीं, उसके साथ उसके पीछे कितने लॉजिक है, कितने कॉन्सेप्ट है, उसे भी मैं साथ साथ बताते चल रहा हूं, ताकि अगले सवाल में आपका ये पूरा का पूरा काम आए। देखो जैसे ये देखना, इसको ध्यान रखना कि माध्यिकाओं का मतलब क्या होता है कि अगर शीर्षों से सामने वाली भुजा पे माध्यिका डाली जाती है, तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, और साथ ही साथ जो ये इसके तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होगा, उसी को आप जी कहोगे या गुरुत्व केंद्र कहो या केंद्रक कहो, सब वही होता है। ठीक है, और ये केंद्रक क्या करता है? उस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांट देता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो आपको यहां से मिला। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर उसकी 90 डिग्री वाले बिंदु से सामने वाली भुजा पे अगर हम माध्यिका डाल देते हैं, तो ये क्या करता है? माध्यिका का काम होता है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना, तो AC को तो 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी AD और DC 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो BD की लंबाई है, ये भी उसी के ही बराबर होगी। ठीक है, और याद रखिएगा कभी भी अगर ऐसा फिगर बना, इसका मतलब सामने वाला कोण 90 डिग्री होगा, ज्योमेट्री में एकदम काम आएगा ये।
ठीक है। तो अगर उस कॉन्सेप्ट से देखें तो इसकी भुजा की लंबाई 25 थी, तो ये 25/2, ये भी 25/2, तो ये भी तो 25/2 था पूरा। अच्छा, 2:1 के अनुपात में आ गई। इसका मतलब क्या है कि आपका 25 लंबाई थी, 2 आपको चाहिए, पूरा हिस्सा कितना है 3, 2/3। आप यहाँ से निकालोगे 25/3, 8 सही 1/3। इस सवाल का आंसर हो जाता। समझ में आया ये बात? अरे कुछ बोलो, चलो सही है। आप देखिएगा, आप सारी चीज़ें आप ये ट्रिपलेट जरूर याद रखिएगा। कुछ और भी ट्रिपलेट है, मैं आपको वो भी लिखा दूंगा, ठीक है, लास्ट में जाते जाते मैं लिखा दूंगा। तो ये आप सवाल लगा सकते थे इस तरह से, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल लगाता हूं। ये सवाल आप लगाइए। किसी लंबवती शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का क्षेत्रफल आपको चाहिए। आधार का देखो, शंकु क्या होता है, शंकु के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये शंकु है, ये इसकी त्रिज्या होगी, ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी स्लैंट हाइट कहते हैं, इसे तिर्यक लंबाई कहते हैं, ठीक है। और ये हमेशा यहाँ 90 डिग्री होता है। अच्छा, इसका वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन। अगर इसका आयतन का मतलब क्या होगा कि अगर इसको मैं उल्टा कर देता हूं तो उल्टा करने पे इसमें कितना पानी आ जाएगा वो उसके आयतन पे डिपेंड करेगा। आयतन का मतलब इसके अंदर कोई चीज कितनी रखी जाएगी वो आयतन डिपेंड करता है, ठीक है। और वक्रपृष्ठ क्या होता है कि अगर हम इसको पेंट करने लगे तो इसके पेंटिंग में कितने क्षेत्रफल पे हम पेंटिंग करेंगे वो इसके क्या होगा, वक्रपृष्ठ होता है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और इसका जो होता है CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको कहते हैं हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। वो क्या होता है? पाई r l होता है। यल जहां क्या है? स्लैंट हाइट है। अच्छा, अगर आपको l चाहिए तो क्या करना होगा? √r² प्लस h², ठीक है। यानी पाइथागोरस लगा लोगे, r आपके पास होगा, h लगा लोगे तो आपको ये मिल जाएगा और l मिल गया तो आप यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हो। देखो आपसे क्या पूछा है, इसका आयतन दिया है, ठीक है, शंकु का आयतन दिया है यानी कि इस पूरे मान को दिया है। और आपसे क्या पूछा है? आधार का क्षेत्रफल। अच्छा, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार क्या है? आधार आपका यही तो है, ये जो नीचे गोला है। तो ये गोले जो है, ये गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? सॉरी, गोला नहीं, इसको वृत्त कहेंगे। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r², यही होता है। अरे भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²। यानी आपको क्या दिया क्या है? 1/3 पाई r² h दिया है और आपसे पूछा क्या है? पाई r² पूछा, यानी कि पाई r² आपसे यही पूछा है। यानी 1/3 और h आपको नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आप क्या करो? कुछ नहीं करना है। आप देखो आप क्या करोगे इसमें, आप देखना, यहां से आप 924 के बराबर होगा। अच्छा, h का मान रख लो। h का मान कितना होगा? 18। 3 से काटोगे कितनी बार? 6 बार। 6 से काटोगे तो 6 1 9 6, आप 3 बच जाएगा, 6 5 30 और 6 चौक को 24, यानी कि पाई r² मान कितना आ गया? यही तो आपको चाहिए था। ये नहीं कि आप यहाँ से r का मान निकालो फिर ला के r रखना, नहीं, आप ज़्यादा कैलकुलेशन में चले जाओगे। आपको देखना क्या है, आपको चाहिए क्या? पाई r² ही तो चाहिए। आप जब पाई r² चाहिए आपको, तो आप देखिए यहाँ पाई 1/3 पाई r² दिया है, h दिया था, तो h की जगह मैंने 13 रख दिया। आपको यही चाहिए ना, तो इसके साथ मत छेड़खानी करो। जो ये नीचे 3 है 18, इसी को किसी तरीके से इसका निपटारा कर दो तो आप देखोगे 1/3 को काटे 6 से, 6 से काटे ये 154 बार, आपका मान पाई r² बराबर क्या आ गया? 154। और पाई r² होता क्या है? नीचे का क्षेत्रफल ही तो होता है, ठीक है। आपको r निकालने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सवाल को लगा सकते थे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर आपको पूरा जाना है तो 1/3 यहाँ से जाइएगा, फिर उसके बाद काट पीट के यहाँ से r का मान निकालेंगे, फिर r का मान यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से h का मान रख दोगे, पाई का मान 22/7 रखोगे, बराबर 924 के करोगे तो कट पिटा के r का मान आएगा। r का मान आएगा तो फिर पाई r² लगाना, पाई का मान रखना, r का मान रखना, स्क्वायर लगाना,
फिर भी यही आएगा सवाल का आंसर। ठीक है, तो आपको इतना रिडंडेंट तरीके से आपको नहीं चाहिए। ठीक है, आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम कैलकुलेशन में कर सकते थे एक बार। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूँ इस सवाल को। आप अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। लगाइए इस सवाल को। लग गया? चलिए ट्राई करिए। देखो इस सवाल को लगाना है तो देखो आप इसमें साइन कास के चक्कर में ना पड़ना कि साइन को तोड़े कॉस को तोड़े, कुछ नहीं तोड़ना आपको। आप देखो ये कोई ना कोई एक थ्योरम लिखी होगी, आप देखिएगा ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है ये कोई ना कोई एक थ्योरम होगी। अगर यहाँ थीटा का मान चाहे जो रखो, अगर ये थीटा किसी एक थीटा वैल्यू के लिए सही होगा तो ये थ्योरम पूरे के पूरे थीटा वैल्यू के लिए सही होगा। यानी थीटा की वैल्यू हम चाहे यहाँ जो रखें, आंसर कोई बदलने वाला नहीं होगा। थीटा पे मान डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ से करेंगे यही कि हम यहाँ से थीटा की कोई वैल्यू डाल दें। अच्छा, थीटा की कौन सी वैल्यू डालें? पहला सवाल, थीटा की कौन सी वैल्यू डालें? आप देखो साइन और कास, मैंने विचार बनाया 45 डिग्री डाले थे, लेकिन मुझे पता चला साइन और कास 45 में एक होते हैं और कोसेक और सेक भी 45 में एक होते हैं। इसका मतलब मैं 45 नहीं रख सकता, या तो मैं 30 डिग्री रख लूँ या तो 60 डिग्री रख लूँ। तो देखो मेरे हिसाब से कुछ भी रख लो, 30 या 60 चाहे जो रख लो, दोनों से मान सेम आएंगे। मान लीजिए मैं थीटा बराबर 30 डिग्री रख देता हूँ। थीटा 30 डिग्री मैंने रखा, थीटा 30 डिग्री रखूँगा तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2/√3 और प्लस tan 30 का मान कितना होता है? √3। अच्छा, 1 माइनस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बटे में। आप देखो कोसेक 30 का मान कितना होता है? 2। अच्छा, 1 प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है? आपको पता है √3/2 होता है ब्रैकेट में। कोसेक 30 का मान कितना होता है? 2 और कॉट 30 का मान होता है √3। आप देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 1 3 और नीचे से √3, तो कट के कितना आ जाएगा? खाली का खाली √3 आने वाला है। यहाँ से क्या आने वाला है? यहाँ से 1/2 आने वाला है। ठीक है, नीचे से क्या आ जाएगा? आपका देखोगे यहाँ से ये 2 प्लस √3 बटा में 2 आने वाला है और यहाँ से -3 आने वाला है और यहाँ 2 नीचे, ये 2 यहाँ आएगा, 2 से 2 का जाएगा कट। अच्छा देखो a + b a - b, तो क्या होता है? a² - b²। तो a का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, कुछ नहीं नीचे तो 1 आने वाला है। और वास्तव में आया क्या? √3/2 ही तो आया। और आप देखो 30 डिग्री पे √3/2 कौन देता है? खाली cos थीटा ऐसा मान है जो 30 डिग्री पे √3/2 देता हो। आप देखिए इस सवाल में कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मैक्सिमम समय भी नहीं लेता। आप थीटा का कोई सा वैल्यू डाल देते, लेकिन 45 डिग्री आप इसलिए नहीं डालोगे क्योंकि ये चारों के चारों ऑप्शन मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ना डाल के थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट की है। ठीक है, तो आप ऐसे सवालों में ऑप्शन में अगर आप थीटा की वैल्यू डालने जा रहे हो तो आप एक बात सुनिश्चित कर लो, तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपके ऑप्शन थीटा डालने पे थीटा की जो वैल्यू आपने चूज़ की है उस पर दो ऑप्शन तो नहीं मैच कर जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको थीटा की वैल्यू डालनी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। चलिए इस सवाल को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो आपके पास दो रास्ते हैं इस सवाल को लगाना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, और थीटा जो हमारा है वो 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो आपको कुछ की वैल्यू चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अब हम यहाँ क्या करें? देखो आपके पास दो रास्ते हैं कि आप इसको इक्वेशन बना के पूरा का पूरा सॉल्व करके थीटा की वैल्यू लेके आओ, एक रास्ता। लेकिन दूसरा रास्ता वहीं पर क्या है कि अगर हम इसको ये गेस कर पाएँ कि थीटा की कौन सी वैल्यू है। भाई थीटा की वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा,
तो 90 से छोटा और 0 से बड़ा वैल्यू होगी, वही तो होगा। अच्छा, आप एक बात बताना, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर है, अगर मैं कहता हूँ थीटा का मान 30 डिग्री रहा होगा, तो कॉस का मान तो 30 अगर आएगा तो √3/2 आएगा, स्क्वायर करोगे 3/4 हो जाएगा, यहाँ से रूट नहीं आएगा, यहाँ से 1/4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर रूट का मान आ जाएगा √3/4, और फिर उसके बाद रूट कहीं कटने वाला नहीं है। रूट आप अगर यहाँ 3√2 आ गया तो 3√2 कटेगा नहीं, फिर √2 से ही तो, अगर √3 आया है तो कहीं √3 होगा तभी तो कटेगा। अगर और कहीं √3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो मान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर √3 आएगा, √3 तो एलिमिनेट होगा ही नहीं। तो अब इसका मतलब यहाँ 30 डिग्री नहीं है। अच्छा, अगर मैं 45 डिग्री रखता हूँ तो 45 डिग्री स्क्वायर करने पे तो रूट हट जाएगा, लेकिन जहाँ स्क्वायर नहीं यहाँ फिर √2 आ जाएगा, और √2 जैसे आएगा फिर उसके बाद √2 चाहिए उसको एलिमिनेट करने के लिए, जो कि आपके पास नहीं है। इसका मतलब इसका मान ना तो 30 डिग्री रखा है ना तो 45 डिग्री रखा है। अगर 60 डिग्री रखता हूँ तो cos 60 पे 1/2 आता है, और 1/2 आया, इसका मतलब रूट नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू हो सकती है जो काट दे। तो आप एक बार चेक करिए क्या ये 60 डिग्री पे कट रहा है, तो आपने जैसे ही 60 मान रखा तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा आपका, ये -3/4 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। आप इनका एलसीएम लेंगे 4, और ये 1 -3 और ये -6 और ये +8। आप देखो 6 3 9 8 1 9 9 9 कट के 0 हो जाएगा, और मान आ जा रहा है आपका जी। इसका मतलब इसने थीटा का मान कितना रखा है, 60 डिग्री रखा है। आप थीटा का मान 60 डिग्री रखिए तो 4 कोसेक थीटा का मतलब 2/√3, और कॉट 60 का मान कितना होता है, 1/√3। आप देखोगे 9/√3 आ जाएगा, आप यहाँ से काटोगे तो 3√3 आ जाएगा, जो कि इस सवाल का आंसर था। ठीक है, आप ये बात अगर नहीं समझ पाए हो तो आप एक बात देखिए, जरूर सोचिए आपने कि थीटा का मान अगर जो भी रखोगे, अगर उसमें रूट आ रहा है तो कॉस के मान में अगर रूट आ रहा है तो रूट हटने का चांस तभी हो सकता है, या तो स्क्वायर मिल जाए या तो रूट कहीं मिल जाता माइनस में तो वो प्लस में होता तो कट जाता, लेकिन आपको देखो यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए रूट का मान कटने का कोई चांस नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसी वैल्यू डालनी होगी जो रूट ना दे। तो आपने देखा 60 डिग्री ही ऐसी वैल्यू है जो रूट नहीं दे रही है, और ये उस पर सेटिस्फाइड भी हो रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं कहिए तो मैं तो पूरा लगवा दूं। चलिए इसको बेसिक से भी देख लीजिए अगर कैसे लगेगा। थीटा की वैल्यू अगर आप पा जाओगे तो काम हो जाएगा। देखो आपके पास ये कॉस में है, इसको एक काम करो, इसको साइन को भी बदल लो कॉस में, तो आप देखोगे ये तो होगा cos स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 - cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा और +2 = 0। आप देखो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, ये -1, ये प्लस, ये cos स्क्वायर थीटा और -3 cos थीटा और +2 = 0। आप देखो ये cos ये कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये देखो -1 उधर चला जाएगा, -3 cos थीटा, और ये उसमें से घट जाएगा +1 = 0। आप देखो ये एक बन गया है आपका, क्या एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो आपको देखो पहले क्या करना होता है, आपको ऐसा इक्वेशन बनता है जैसे ax² + bx + c = 0 अगर दिया है तो आपको a में c का मल्टीप्लाई करना होगा ac, और b को देखना होगा, तो आपको b को ऐसा तोड़ना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और जोड़ने पे b आ जाए। जैसे कि यहाँ देखो, जैसे मैंने कहा 1 और 2 का गुणा कितना होगा, 2। आप 3 को देखो ऐसा तोड़ो कि ये कितना आ जाए, जोड़ने पे तो 3 आए, गुणा करने पे कितना आए, 2। तो आप देखो क्या ये -1 -2 नहीं होगा, आप जो गुणा करोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। आपको देखो सामने क्या रखना होगा, आप इसके जो ये वैल्यू, ये साइन है, इस साइन का हमेशा विपरीत हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा। पूरा कहोगे तो पूरा कर देते हैं पहले, चलो देख लो, आप पूरा देख लो इसको। अच्छा यहाँ क्या लिखोगे आप, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, आप यहाँ क्या लिखोगे, 2 cos थीटा और -cos थीटा और +1 = 0।
आप देखो यहाँ 2 से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो, 2 कॉस कॉमन ले लो, 2 कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से आप ले लोगे, यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे तो आपका बचेगा कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। आप देखो 2 कॉस थीटा -1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब 2 इंडिविजुअल वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब ये दोनों के दोनों सिंगल वैल्यू कितनी रही होगी 0। आप इसको देखोगे तो ये 2 कॉस थीटा -1 बराबर 0, तो यानी कि कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2। और कॉस थीटा 1 बराबर 2 का मान कितना होता है, थीटा की कौन सी वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे ही ये मान आता है। तो देखो ये प्रोसेस पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है। हमें उम्मीद है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते होंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं यहीं से सीधा मान चाहता तो निकाल देता। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये 3 है, इसको 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने पे 3 आए, गुणा करने पे 2 आए। तो आपने कहा सर 2 और 1 आता है, इसी का साइन बदल दो, ये क्या आएगा माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखो पीछे देखो क्या है, प्लस है। अगर ये प्लस है, आगे माइनस होता है तो अपने को छोड़ देता है। अगर यहाँ माइनस है पीछे प्लस है तो माइनस जो है क्या करता है, माइनस रहता है तो पीछे वाला चेंज नहीं होता है, लेकिन आगे प्लस होता तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही रह जाएगा, यानी इसका मान कितना आ गया, ये 2 आ गया ना। अच्छा 2 आया है। अच्छा उसके बाद इससे भाग लगाते हैं तो 2/2 कामा 1/2, यानी या तो थीटा बराबर ये कितना आ गया आपका, थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये मान सेटिस्फाइड कर जाएगा और आप वैल्यू रखोगे आपका मान आ जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री यहाँ डालोगे आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो? देखो कुछ नहीं करना है, आप इसको सीधा सीधा पहले मैंने जो बताया वो तरीका सबसे बेस्ट था कि आप जज कर पाओ कि कौन सा थीटा का वैल्यू रखा गया है। अगर नहीं जज कर पा रहे हो तो पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से। कॉस है, पहले साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इसका मान निकालोगे तो आप देखोगे 2 और 1 का गुणा करने पे 2 तो 3 है, तो 2 और 1 आएगा। देखो आगे माइनस है ना, तो हमेशा ये चेंज होता है, अगर ये प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस होता तो प्लस हो जाता, लेकिन पीछे वाला तभी चेंज होगा जब आगे जो होगा प्लस होगा। अगर आगे प्लस होता, यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, अगर यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता। लेकिन ये चेंज तभी होगा जब आगे साइन क्या हो, प्लस हो। अगर माइनस होगा तो पीछे वाला नहीं चेंज होता है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, आप देखोगे कि ये 2 और 1 आ गया, इससे भाग लगाओगे तो 1 आ जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा। तो थीटा बराबर 60 डिग्री आप ले लोगे तो ये आपके सवाल का उत्तर होगा। अन्यथा आपको पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इस तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ 60 डिग्री रखोगे और वो सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। चलिए इस सवाल को आप लगाइए। लगाइए इस सवाल को। जनवरी और अप्रैल महीने में एसी का मशीनों का संयुक्त लक्ष्य है। संयुक्त लक्ष्य का मतलब टारगेट, यानी नीला वाला चाहिए कौन सा, जनवरी अप्रैल। तो जनवरी ये रहा और अप्रैल ये रहा, तो 9×6=15 यानी कि 150। संयुक्त लक्ष्य उत्पादन और मार्च और अप्रैल महीने के एसी मशीन के वास्तविक उत्पादन, वास्तविक का मतलब लाल वाला आपको चाहिए। लाल वाला कौन से चाहिए, मार्च का चाहिए और अप्रैल का चाहिए। कौन सा, लाल वाला। तो लाल वाला चाहिए तो देखो 100 और ये कितना होगा 180। इनका क्या चाहिए अनुपात, आप देखो 3×5=15, 3×6=18, यानी कि कितना आ गया 5:6, और ये इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है 5:6। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सवाल दिख रहा है,
सॉल्व करने का प्रयास करें। ए और बी का आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी का व्यय 90% की ए की आय के बराबर हो तो ए की बचत का कितना क्या क्या है, आपको ये निकालना। देखो इस सवाल को लगाना है। आप देखो मैं लिखता हूँ, ये ए होगा, ये बी होगा बी। इनकी जो इनकम है, इनकम का रेशियो क्या है, 2:3 कितना है, 3 है। अच्छा, इनके जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, खर्चे का अनुपात कितना है, 1:2 है। ठीक है। यदि बी का व्यय 90%, यदि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर हो तो देखो मैं इसी दोनों को जो रेशियो दिया है, इस दोनों रेशियो को मैं मर्ज कर रहा हूं। आपकी इच्छा होगी तो आप अलग अलग भी कर लीजिएगा, लेकिन मैं एक ही जगह मर्ज कर देता हूं, जिससे समय का क्या होगा, बचत होगा। हम समय को कम से कम समय में इस सवाल को लगा देंगे। ठीक है। देखो 90% आपको चाहिए ना, 90% निकालना है मुझे बी के व्यय है ना, तो बी के व्यय मतलब बी का जो एक्सपेंस होगा, बी का एक्सपेंस कितना है, 2, तो 2 का 90% निकालना मेरे लिए दशमलव में जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, अपनी सुविधा के अनुसार मैं इसमें 0 लगा लेता हूं। भाई दोनों 0 लगा लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, भाई वैसे भी काटोगे 1:2। अगर रेशियो है, रेशियो में दोनों रेशियो में अगर एक ही संख्या से गुणा कर दी जाती तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 10 से गुणा लगा लिया, तो एक में 10 से गुणा किया 10 और इसमें भी एक 0 लगा लिया तो 20 हो गया। अब देखो इसका मुझे 90% निकालना मेरे लिए आसान है। अब देखो क्या कह रहा है, बी के व्यय का 90%, तो बी का जो एक्सपेंस होगा वो 20 है, 20 का 90% कितना होगा, 18। कितना होगा, 18। कितना होगा, 18। क्या कह रहा है, ए की आय के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर 20 रुपए का होगा तो इसका 90% कितना, 18, और ये 18 बराबर है ए की इनकम का। लेकिन ए की इनकम तो 2 है, लेकिन ये 18 कह रहा है। इसका मतलब अगर हम 9 से गुणा लगा दें तो यहाँ भी 9 से गुणा लगाना पड़ेगा। अब ये भी तो 18 बन गया, अब हमारा रेशियो बन गया एकदम सही। अब हमें कुछ नहीं करना। तो पूछा क्या है, तो ए और बी का बचत का अनुपात। आप देखो 18 रुपये था, 10 रुपये खर्च कर देता, कितना बचा, 8 रुपये। 27 रुपये था, 20 रुपये खर्च कर देता, कितना बचा, 7। तो 8:7 इस सवाल का आंसर था। देखो ये सवाल जो है लगाना है तो बहुत तरीके हैं लगाने के, लेकिन जो सबसे बेस्ट वे है इस तरीके को लगाने का, वो सबसे अच्छा ये है कि आप देखिए सीधे इनके रेशियो देखिए, आप देखिए क्या कह रहा है, बी का व्यय है तो आप देखिए इसका अगर निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इसको एक 0 लगा लीजिए, या अपनी सुविधा के अनुसार जो भी संख्या से गुणा कराना है गुणा करा लीजिए, ताकि आप अच्छे से उसका क्या करो, बिना दशमलव में आप उसका परसेंट निकाल लो। आप जैसे ही निकाले कि 20 का 90% कितना होता, भाई 20 का 90% 18 रुपया होगा, यानी ये 18 होता, ये 18 रुपया कमाता, लेकिन ये तो 2 रुपया कमा रहा था, तो इसको 18 बनाने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 9 से गुणा करना। अब ये दोनों के दोनों रेशियो आपस में हो गए हैं मर्ज। इसका मतलब है ए कमाता था 18, 10 रुपया खर्च, 8 बचा, 27 रुपये में से 20 रुपये चला गया, 7 रुपया बचा, और यही इस सवाल का आंसर था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। चलिए, एक ए बी से अधिक है, बी सी से अधिक है, सी डी से अधिक है, डी ई से अधिक है, तो जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से क्या चाहिए। देखो सवाल लगाता हूं, आप पहले सवाल को रोक के आप लगा लिया करिए, फिर फर्दर आप देखा करिए कि सवाल आपने कैसे लगाया, मैं किस तरह से लगा रहा हूं। ठीक है, देखो ये था ए और ये है बी। क्या कह रहा है, ए बी से 20% अधिक है ना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी बी अगर 5 होगा तो ये कितना होगा, 1 अधिक है ना तो 6 होगा। ए बी से 20% अधिक है तो बी 5 होगा तो ए 6 होगा। अच्छा, बी सी से 25% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4, तो बी सी से कितना अधिक है, 25%। अगर सी 4 होगा तो ये कितना होगा, 5, ये 5 है तो ये भी 5 है, बीच का मतलब बराबर है, इसका मतलब सी का मान 4 है। ठीक है, आप देखिएगा अगर ऊपर भी मान बराबर है, नीचे भी मान बराबर है, इसका मतलब कोई बात नहीं, ये बराबर ही है, तो सी का मान 4 हो गया। अच्छा चलो, फिर कह रहा है इसी प्रकार सी डी से 60% कम है, सी जो होगा डी से 60% कम है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है कि नहीं,
इसका मतलब अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा। सी डी से 60% कम है तो 5 का 60% कितना होता है, 3। अगर डी 5 होगा तो उससे 60% कम कितना, 3 कम हो जाएगा, कितना हुआ, 2। सी का मान 2 होगा तो डी का मान 5 होगा, लेकिन सी का मान तो 4 है तो इसका मतलब 2 से गुणा लगाओ इसमें, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 10। ठीक है। अच्छा, फिर क्या पूछा है, डी ई से 20% अधिक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं ई। डी ई से 20% अधिक का मतलब क्या है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो डी जो है ई से 20% अधिक है, तो ई 5 होगा तो ये कितना होगा, इसको भी मिटा देते हैं। अगर डी 6 होगा तो ई 5 होगा, लेकिन डी तो 10 है, तो इसका मतलब क्या करें आप। अच्छा, आप ये बताइएगा 6 बराबर 10 के तो 1 बराबर 10/6 के, तो 5 बराबर 5 से गुणा कराना पड़ेगा दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, 50/6। कितना आया, ई का मान कितना आ गया, 50/6। आप देखिएगा मैंने कुछ किया नहीं, यहाँ देखो, अगर आप चाहते हैं, सुनना, अगर आप चाहते तो इसे 5 से गुणा करा देते, इसको 3 से गुणा करा देते, लेकिन अगर इसे 3 से गुणा कराते 30 बनाते, कि सर अगर इसको आप चाहते तो 6 से 30 बना लेते 5 गुणा करके, यहाँ से भी 5 से गुणा करा लेते, तो बच्चा हमको सभी में 5 से गुणा कराना पड़ता। ठीक है, सॉरी 3 से अगर गुणा कराते नीचे तो 3 से सब में गुणा कराना पड़ता। समझ पा रहे हो इस बात को। ठीक है, या नहीं तो फिर मैं करा देता हूँ, आप देख लेना। देखो डी अगर 6 होगा तो ई 5 होगा, लेकिन डी 6 ना होके 10 है, तो 6 बराबर है 10 के, तो 1 बराबर होगा 10/6 के, तो आपको 5 बराबर चाहिए तो 5 का गुणा लगा दो तो 50/6 आ जाता। ठीक है, अगर ये आप काम नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत करो, जब नहीं अच्छा लग रहा है तो मत करो। लेकिन आप देखो ये 5 है ना, अच्छा आप कहते नहीं ये 10 है ये है, तो इसको बराबर किसी तरीके से करना होगा, तो आप बराबर करने के लिए 10 तिया 30 होता है और 6 5 30 होता है, तो इसको भी 5 से गुणा कराते, इस पे ऊपर किए हो तो इधर से, यानी ई का मान 25 आता, डी का मान 30 आता। अच्छा ये गलत हो जाता, आप एक में किए हो तो सब में करना पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा, तो इसका मतलब नया मान जो आता वो 18 और ये 15 और ये कितना 12 और ये 30 और ये 25 ये आता। अच्छा अब देखो ए डी से 40% कम है, ए डी से 40% कम है, तो ए कितना कम है, आप देखिएगा कितना कम है, 12 कम है। किससे, 30 से 100, 3 चौक को 12। आप देखिए 40% कम है, यानी यही पहला वाला ही ऑप्शन ठीक है, यानी ऑप्शन ए ठीक है आपका। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है कि ए डी से 40% कम है, ए का मान 18, डी का मान है 30, कितना कम है, 12 कम है। 12 कम है, किससे कम है, 30 से कम है, और ये 40% आता है, इसका मतलब यही पहला सवाल आपका ठीक है। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को भी समझ पा रहे होंगे। चलिए, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, आप देखिएगा, इन्हें मर्ज करना आपको आना चाहिए। परसेंटेज वाली में इसके बाद वाली जो वीडियो परसेंटेज की आएगी, वो परसेंटेज वाली वीडियो में आपको ये मर्ज करना सिखा लिया जाएगा, आप देख लीजिएगा उसे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इतना है, तो आप इसका आंसर निकालिए। निकालिए। देखो आपको इसका मान दिया है, मैंने पहले वाली इस टेस्ट जो ये पेपर सॉल्विंग है, पेपर सॉल्विंग का जो पहला पेपर हुआ था, उस पेपर में मैंने आपको इसका पूरा फार्मूला बताया था। 2 तरीके के फार्मूले थे। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अगर कहीं लिखा है, तो इसका क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, या दूसरा ये होता है हाफ a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों के दोनों तरीके हैं। अच्छा, इन्हीं को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके भी बनाया जा सकता है। इसी का एक और है, इसको खोलने के लिए, और जब ये इसको खोलेंगे तो एक और फार्मूला निकल के आता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी और प्लस सी ए। ये सीधा सीधा याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आप देखिए, एक और जो फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो आता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसको लिख देते हैं ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो एक फार्मूला ये आता है, इसी को 2ab 2bc 2ca कहते हैं क्योंकि अंदर गुणा करा लेते हैं, तो यहाँ से। अच्छा, अब आपको चाहिए इसका मान चाहिए 4abc का। तो देखो 4abc का मान चाहिए, लेकिन आपको तो सीधे कोई मान तो मिलेगा नहीं। तो आप देखिए कि अगर मैं यहाँ से ये पूरा निकाल लेता हूँ, अगर मैं पूरा का पूरा ये निकाल लेता हूँ, तो मुझे इसका मान तो पता है और इसी का मान तो मिलेगा। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको पूरा लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह क्या लिखूँगा 125 और प्लस माइनस 3abc, यही लिखूँगा। क्यों? क्योंकि 3abc का मान आ जाएगा तो मैं आराम से 4abc का मान निकाल लूँगा। अच्छा देखो, ये हुआ। अब इसकी जगह मुझे अब क्या चाहिए, देखो मेरे पास दो रास्ते हैं, ये। तो देखो मुझे इंडिविजुअल वैल्यू तो पता नहीं है कि मैं a माइनस बी का रख के निकाल लूँ, तो मेरे लिए सूटेबल ये होगा कि मैं इस रास्ते को अपनाऊँ। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 5, a प्लस बी प्लस सी का मान 5 रखा ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका मान कितना है 27। अच्छा, माइनस, आप देखो अब क्या चाहिए, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही तो होगा। अगर माइनस कॉमन ले लें तो इसका मतलब है कि हमें क्या चाहिए, माइनस कॉमन निकाल लिए, अब हमें चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए। अच्छा, वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि अगर हम इसका यहाँ स्क्वायर कर लें तो ए बी सी का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस ए बी सी का मान कितना है 27। अच्छा, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। अच्छा, 25 आता है तो 25 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। माइनस का 2 बराबर क्या होगा 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, काटोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। इसका मतलब ये कितनी वैल्यू आई है माइनस का 1। अच्छा, माइनस का 1 आप देखो कितना आ जाएगा, तो 27 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28। 5 गुणे 28 मतलब 140, और ये कितना हो जाएगा 125 माइनस 3abc। 3abc को इधर भेजो और 140 को अगर इधर भेजोगे तो आके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 15। abc का मान कितना आ गया माइनस का 15 आएगा तो माइनस का 5। और आपको abc का मान कितना है माइनस का 5, आपको 4abc चाहिए तो 4 गुणे माइनस 5 यानी कि माइनस का 20 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आप देखोगे कहोगे सर जी बहुत लंबा है। अरे यार कुछ लंबा नहीं है, अगर आपको ये याद रहता तो आपका काम फटाक से हो जाता। अगर आपको सारे फार्मूले याद है, अगर सारे फार्मूले याद है आप सवाल को बहुत तेज़ी से कर सकते हो। देखो इस सवाल में ज़्यादा कुछ था नहीं, आप इसको जल्दी से नोट करिए फिर मैं मिटाता हूँ इसको। हो गया, चलिए एक और चीज़ मैं लिखता हूँ, आप उसे याद रखिएगा। देखो कभी भी आपको ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए चाहिए तो आपको क्या करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा में 2, ये करना होगा। ठीक है, आप देखो आपको पता है कि मुझे अगर ये चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ,
125 माइनस 3ABC बराबर क्या लिखूँगा 5 ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में। अच्छा, आपको एक मैं अभी बताया, अभी फार्मूला बता के गुजरा हूँ कि क्या होता है कि अगर 5 है तो आपको लिखना होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है अभी। तो ए बी सी यही फार्मूला लिखाया था, तो बाहर ए बी सी हुआ, ए बी सी का स्क्वायर कितना हुआ 25 माइनस 3। आप देखो, आप देखना कि अगर आपको ये चाहिए तो आपको क्या निकालना होगा, यही फार्मूला है। तो ए बी सी का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस ए बी सी कितना है, ए बी सी कितना माइनस का 27, तो कितना आ जाएगा ये 27 और 5 कितना हो जाएगा, सॉरी ये 27 है केवल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 आएगा और नीचे बटा 2 कितना आ गया माइनस का 1। आप देखो यहाँ से माइनस का 1, यही हुआ, ठीक है। अच्छा, क्या बचेगा, आप दोबारा आप देखोगे क्या बचा, यहाँ बचा 5 ब्रैकेट में, ये 25 है, ये आके क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 28, तो 28 बचे 140, 140 है, इधर आके घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 15 और ये 3ABC उधर चला जाएगा, क्या बचेगा 3ABC, 3 बचे 15 माइनस 5 आ गया ABC का मान और उसका मान कितना आ गया माइनस का 20। ये सवाल बहुत लेंदी नहीं था, लेकिन आपको सारे के सारे ये 2 फार्मूले 3 फार्मूले का इस्तेमाल करके ये सवालों को निकालना था। तो मैंने ये जो फार्मूला बताया है, इस फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से रट डालिएगा। ये और ये भी जो फार्मूला है कि सीधा आपको अगर निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो क्या करना होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 2 करना होता है, ठीक है। चलिए मैं इस सवाल को मिटाता हूँ। चलिए अगला सवाल लगाएं। बड़ा देर लग रहा है, काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी क्या, चलो कोई नहीं। 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त उभयनिष्ठ जीवा है, उनके बीच की दूरी चाहिए। देखो 2 सर्किल आपके सामने मैं बनाता हूँ, एक 12 है एक 15 है। उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है, उभयनिष्ठ जीवा होती है जब 2 वृत्त आपस में एक दूसरे को काटते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको खींच दूँ तो ये जो मैंने लाइन खींची है, ये लाइन इस वाले सर्कल का भी एक कॉर्ड होगा, जीवा होगी, और इस वाले सर्कल का भी एक कॉर्ड होगा। इनका सेंटर मानते हैं यहाँ कहीं होगा। अच्छा, इसको अगर मिला दो तो एक है 15 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कभी भी गुजरेगी तो यहाँ 90 डिग्री से काटती हुई गुजरेगी। और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी की विशेषता ये होगी कि जो ये उभयनिष्ठ जीवा है, इनको बराबर भागों में बांट देती है। जब केंद्रों को मिलाएंगे तो ये उभयनिष्ठ जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगी। इसका मतलब है कि अगर जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर पूरी है तो आधा आधा बट के कितनी हो जाएगी, 9 9 नहीं होगी। केंद्र से जब भी मिलाओगे तो उभयनिष्ठ जीवा जो है कि आधा आधा बट जाएगी। अच्छा, अगर ये हो गया तो आप बताओ, एक बात बताओ, ये भी 90 होगा। आप इसको देख के क्या कह रहे हो, ये 3 × 3 है, 3 3 का 9, और ये क्या है 3 5 15 है। तो आप ये बताओ कि ये सब में 3 से गुणा किया गया। ट्रिपलेट क्या कहता है, 3 4 5 का होता है, तो 4 तो आएगा ही आएगा, और सब में 3 से गुणा किया गया है तो इसमें भी 3 से गुणा कर दिया जाए, कितना हो गया 12। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 12। अच्छा, दूसरे तरफ देखो, ये 3 है ना। अच्छा, यह 3 × 3 है, ये कितना है 3 × 4 है। इसका मतलब नीचे वाले में भी तो 3 आना ही आना है, 3 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 3 का मल्टीपल है। अच्छा, ये कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा 7, और ये √7 हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितनी आ गई 12 और 3√7, और यही इस सवाल का आंसर था। ठीक है, बाकी आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो। 12 का स्क्वायर 144, 81 घटा दोगे तो वही आएगा
9 7 63, 63 आएगा, √63 आएगा और वहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी ये देखो ना कि 9 क्या है, 3 × 3 ही तो है। अच्छा, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या कहता है, 3 4 5 होगा, ये 5 है, ये 3 है, तो नीचे वाला 4 तो होगा। सब में क्या किया गया है, 3 से गुणा कर देते, इसमें भी 3 से, ये 12 आ गया। अच्छा, इसमें 3 × 3 है, ये 3 × 4 है, तो 3 का जब गुणा है तो 3 तो आना ही आना है। और उसके बाद क्या आएगा, ये 4 बचा, ये 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 जाएगा 7, और वो किस में, चूंकि ये स्क्वायर तो बन नहीं रहा इसलिए अंडर रूट में आएगा, 3√7 आएगा। और ये इस सवाल का उत्तर था, आप नोट कर लीजिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, कॉट थीटा बराबर 1/3 है, तो इसका मान चाहिए। देखो कॉट थीटा 1/3 है ना, और ऐसा कब हो सकता है आपको पता है, ये 30 डिग्री पे तो नहीं होगा, 60 डिग्री पे होगा। ठीक है, क्योंकि कॉट 60 का मान होता है 1/√3। अच्छा, मान रखो 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मतलब 3/4, और 1 माइनस कॉस 60 का, कॉस स्क्वायर 60 का मतलब 1/4, और ये प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर का मतलब 4/√3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस सेक 30 का मतलब होता है कॉस का उल्टा होता है सेक 30 का मतलब सेक 60 का मतलब होता है 2। ठीक है, अच्छा अब क्या हो जाएगा, देखो इधर से क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा, 5/4 आएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 5/3 आने वाला है। और इधर से क्या आता, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10/3 आता। क्या बचा, क्या 5/3 और प्लस 10/3, ओवरऑल कितना आ गया, 15/3, यानी कट के कितना सवाल का उत्तर 5, और यही सवाल का उत्तर था 5। ठीक है, सिर्फ थीटा बराबर 60 डिग्री रखना था, आपका सवाल का आंसर आ जाता, कोई बिना इशू के। ठीक है, चलिए छाप लीजिए जल्दी से, हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये सवाल है, फरवरी अप्रैल और मई महीने में एसी का कुल लक्ष्य उत्पादन, लक्ष्य बोला है ना, तो लक्ष्य का मतलब टारगेट, यानी नीला वाला चाहिए। तो कौन कौन से फरवरी अप्रैल मई, तो फरवरी अप्रैल और मई में आपको क्या चाहिए, नीला वाला चाहिए। कौन सा चाहिए, फरवरी अप्रैल मई में कुल लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब टारगेट। ठीक है, लक्ष्य, ठीक है, फरवरी अप्रैल मई, ठीक है, नीला वाला आपको चाहिए। तो नीला वाला कितना है, 30, 90, 30, 120, 120 और ये 100 कितना हो गया, 220। चलिए 220 हो गया ये। अच्छा, उसके बाद पूछा पूरे 5 महीने के दौरान कुल वास्तविक उत्पादन का कितना % था। अच्छा, कुल वास्तविक उत्पादन है ना, तो कुल वास्तविक का मतलब एक्चुअल, आपको पूरे रेट लेने हैं, पूरे रेट लेने हैं। तो पूरा रेट देखो 70, 70, 50, 120, 120, 220, 200, 300, 220, 80, 300, 300, ये कितना हुआ, 420 आ गया। अच्छा, कितना % है, यही पूछा है आपसे, तो कितना % है आप ये बताओ। देखो 50% से तो ऊपर है, अगर 420 का देखें 50% कितना है, 210 आता, यानी 50% के ऊपर आंसर है आपका। तो आप देखिए इस सवाल का, अच्छा 50% के ऊपर कोई भी आंसर नहीं दिया है, हमने तो जोड़ा भी ठीक था। अच्छा ठीक, देखते हैं कितना है, यहाँ लगा लेना अधिक, अधिक नहीं होगा, यहाँ लगा लेना कम। ये सवाल एक्चुअली गलत ही था। ठीक है, कितना % कम होगा, ठीक है, यही सवाल ठीक होगा। देखो कितना कम होगा, आप देखोगे 20 कट जाएगा, यानी कि 200 और बटा 4, आप यहाँ से काट दो, कितना आ जाएगा, 10/21। ठीक है, अच्छा 21 है, आप यहाँ 100 से गुणा करा लो, कितना आ जाएगा, 1000/21 आ जाएगा। ठीक है, 21 का कितना होता है, 4 खैर मैं भाग ही दे देता हूँ, 21 चौक को 84 आ जाएगा, फिर 16 बचेगा, 16 का मतलब 160, और अगर 7 बार लेके जाऊँ तो कितनी बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 147, 147 फिर बच कितना जाएगा, 47, 30 यानी 13 बचेगा,
13 बचेगा, 13 मतलब 130 हो जाएगा। आप देखोगे कितनी बार, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, हाँ 6 बार जाएगा, यानी कि यही इस सवाल का आंसर है। देखो ये सवाल एक्चुअली में गलत था, इसमें लिखना चाहिए था कि कितना % कम होगा, तो ये सवाल का आंसर ये होता। ठीक है, बाकी ये सवाल थोड़ा सा गलत है, मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए था कितना % कम है। ठीक है, और ये इस सवाल का आंसर तब ठीक होता, अन्यथा ये सवाल गलत है। चलिए मिटा दो इस सवाल को, इस सवाल को आप देख लीजिएगा। चलिए ये सवाल देखिए, a² + 4b + 49c + 8 = 0। देखो ऐसे सवाल में क्या करते हैं ना, देखो ये अगर ये फॉर्म बनी है तो इस फॉर्म का मतलब बनने का मतलब एक होता है कि इसमें कहीं ना कहीं बच्चा, ये कहीं ना कहीं किसी का होल स्क्वायर बनेगा और = 0 होगा। समझ रहे हो, तभी ये क्वेश्चन लगने के चांसेस हैं, अन्यथा ये क्वेश्चन लगेगा नहीं। आप देखो एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, लगना पॉसिबल ही नहीं है। एक इक्वेशन से सिर्फ एक का मान निकाला जा सकता है। आपको 3 है तो 3 इक्वेशन देने पड़ेंगे, लेकिन अगर एक इक्वेशन दे के रखी है, इसका मतलब है कि वैल्यू जो होगी कहीं ना कहीं इसका सम = 0 आने वाला है, ताकि इंडिविजुअल वैल्यू 0 हो जाएगी और वहाँ से कुछ मान आ जाएगा। लेकिन बाकी एक इक्वेशन से 3 आपका वेरिएबल है, नहीं निकलने का चांस है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको इससे किसी तरीके से ये पता लगाना होगा कि ये वैल्यू किसका स्क्वायर है। तो देखो ऐसे लगाने के लिए सीधा सीधा एक फंडा जानते हैं कि अगर इस तरीके से पीछे कुछ दिया है, पीछे कुछ भी दिया है, तो आप इसमें से 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाल के बाकी सबको अंदर रख देना, छोड़ देना। यानी अगर 4 होता तो हम 2 का गुणा अंदर करा देते हैं, लेकिन खाली बाहर क्या रखते हैं, खाली 2। अच्छा इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। आप देखो a है ना, a की वैल्यू क्या है, a का मान है 1, तो a की वैल्यू देखो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस के साथ लेंगे, a का वैल्यू -1। अच्छा साइन इसका रहेगा, साइन इस तरफ का साइन रहेगा, साइन इस तरफ का रहेगा। अच्छा b का मान कितना है 2, तो b का मान कितना है 2, और 2 में भाग लगाना होगा इसके कोफिशिएंट से। ठीक है, अच्छा c का मान कितना है, c का मान है 28, c का कोफिशिएंट कितना है 49। देखो साइन प्लस था तो इसलिए प्लस प्लस, और a का साइन माइनस था तो इसलिए माइनस। आप देखोगे ये 1/2 आ जाएगा, ये 4 48 और ये 49, 4/7। अब आपको चाहिए इसका मान चाहिए तो 3, a का मान है -1 + 2, b का मान है 1/2 + 7 और c का मान है 4/7। 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, ये कितना -3 और ये 1 और ये +4, 4 1 5, 5 में से 3 गया 2, जो कि इस सवाल का आंसर था। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, आप 2 को छोड़ को बाकी सबको अंदर भेज दो। ठीक है, और उसके बाद जो है कि इसके साइन के साथ लिखा जाएगा। a का साइन क्या है माइनस, a का क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है, कोफिशिएंट 1 है। अच्छा b का मान है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है 4 से भाग लगाना पड़ेगा। c का मान कितना है 28, और c का कोफिशिएंट क्या है 49 से भाग देना पड़ेगा, 4/7 आएगा। और ये पूरी की पूरी abc का वो मान आ गया, और abc का मान यहाँ ला के डाल दोगे, ये सवाल का आंसर मिल जाएगा। अगर इस सवाल को पूरा लगाना है तो मैं पूरा भी लगा देता हूँ। अब देखिएगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ से है, तो मैं इस सवाल का पूरा सॉल्व कर देता हूँ। देखो आप देखो यहाँ से काट लो, a² + 4b² + 49c² + 18, और ये बराबर होगा क्या, मैं इसको गुणा कराता हूँ, 2 4b इधर आ जाएगा तो -4b। अच्छा 2 से इसको गुणा करो, 28 दूना कितना होगा 56 हो जाएगा, उधर चला जाएगा -56c। अच्छा 2 का करोगे इधर तो -2a = 0 हो गया। आप देखो a² यहाँ है, ये यहाँ है, तो a² - 2a, आपको क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, ताकि ये बनता क्या, a - 1 का होल स्क्वायर, यही बनता। क्यों, देखो सॉरी, इधर देखो ये a माइनस में था, उधर जाता तो प्लस में हो जाता, तो ये प्लस में हो जाता, तो ये भी प्लस में हो जाता, a + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा वहीं दूसरी तरफ क्या बनता, आप देखो 4b² - 4b। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए आपको, ये देखो ये तो 2b था, 2b का स्क्वायर हुआ। अच्छा यहाँ क्या रहा होगा,
यहाँ रहा होगा ये +1, तभी ना हुआ होगा। आप देखो +1 रहा होगा तो a का स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर इतना, b का स्क्वायर 1, अच्छा 2ab आता तो 4 होता, 4b होता, इसका मतलब क्या है, ये 4b + 1, और ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 2b - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से बना। अच्छा तीसरा क्या बनता है, आप देखो c को ले लेते 49c², और इधर से क्या बच्चा 56c। अच्छा और इधर से देखो आपको क्या चाहिए, ये 7c का स्क्वायर है, 7c का स्क्वायर है। अच्छा माइनस आप ये देखो 7 दूनी 14, भाई 2ab होता है ना, तो a की जगह 7 रखते 7c, तो 7 दूनी 14c तो हो गया, 14 चौक को 56, इसका मतलब क्या चाहिए आपको, खाली और 16 चाहिए, तभी ना ये a - 4 का होल स्क्वायर होता। आप देखो 4 का स्क्वायर 16, 1 17, 1 18, आपका 18 यहाँ से मिल गया पूरा, क्यों, आप देखो यहाँ 16 जोड़े, यहाँ 1 जोड़े, इस 18 को क्या तोड़े, 18 को तोड़ के ही तो लिखे हो, 16, 1 17, 1 18, बाकी सबका सब यही है। तो देखो क्या बन गया, ये सब के सब प्लस करके 0 का मान दे रहे हैं। तो ऐसा तभी संभव है जब इंडिविजुअल वैल्यू 0 के बराबर रही हो, सब 0 बराबर हो तभी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या होगा, a बराबर -1 आएगा, b बराबर क्या होगा 1/2 आ जाएगा, और c बराबर 4/7 आ जाएगा, जो कि पहले मैं लेके आया था। ठीक है, अब बाकी आपको पूरा लगाना है तो आप पूरा इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हो, लेकिन आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जान लो ये आया कहाँ से, इसको जान लो कि इसी को फर्दर मैं तोड़ के लिखूंगा तो तोड़ के कहीं ना कहीं स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, और जैसे ही स्क्वायर की फॉर्म बनी तो आप देखोगे कि ये वैल्यू किसी ना किसी 0 के वैल्यू के बराबर होगी, और जैसे ही 0 के बराबर होगी आपका a का मान, b का मान, c का मान आएगा, और वैल्यू डालोगे और सवाल का आंसर मिलेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे होंगे इस बात को। ठीक है, चलिए मैं मिटा देता हूँ, आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा रोक के लिख लीजिएगा, क्योंकि चलिए समान लंबाई वाली 2 ट्रेन समांतर ट्रैक पे एक ही दिशा में 54 किलोमीटर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो तेज से चलने वाली दूसरी ट्रेन 63 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए। चलिए सवाल को लगाइए। चलो देखो, आप ये जान लेना, अगर ये 2 ट्रेन हैं, अगर 2 ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितनी लंबाई चलेगी। जैसे मैंने कहा एक ट्रेन यहाँ है, समझना आप, एक ट्रेन यहाँ है और दूसरी ट्रेन से कैसे क्रॉस करेगी। मान लो दोनों की दोनों इसी डायरेक्शन में जा रही हैं ट्रेन, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो जो पीछे वाली ट्रेन होगी वो क्या करेगी, पहले इस ट्रेन के बराबर आएगी, फिर उसके बाद आएगी इस ट्रेन को पार करेगी, फिर पार करने के बाद इतना, और तब तक जब तक इसका पीछे वाला टेल इसके आगे वाले मुंह के पार नहीं चला जाता तब तक पार नहीं करेगी। तो पार करने में कितनी दूरी चलना पड़ा इस पीछे वाली ट्रेन को, अपनी तो चली ही चली, साथ में ये पहली ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन, यानी कि इसको चलने के लिए फर्स्ट ट्रेन और दूसरी ट्रेन यानी कि दोनों की लंबाई, दोनों के लंबाई के बराबर चलना पड़ा। क्यों, आप बात समझ पा रहे हैं कि अगर कोई 2 ट्रेनें हैं एक ही दिशा में अगर वो ट्रेवल कर रही हैं, तो अगर पीछे वाली ट्रेन अगर उन्हें पार करने, आगे वाली ट्रेन को पार करना है, तो उस ट्रेन को पार करने में वो अपनी लंबाई की दूरी तो तय करेगी ही करेगी, साथ में वो जो ट्रेन को क्रॉस कर रही है उस ट्रेन की लंबाई की भी दूरी क्रॉस करेगी। इसका मतलब है कि पीछे वाली ट्रेन को अगर एक ट्रेन को क्रॉस करना है उसी डायरेक्शन में जो जा रही है, तो कितनी लंबाई दूरी करनी होगी, अपनी लंबाई प्लस उसके सामने जो ट्रेन दूसरी वाली है उस दोनों की लंबाई की दूरी को पार करना होगा। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आप मुझे बताइए, अच्छा आप एक बात बताइएगा, जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में ट्रेवल करती हूँ तो इनकी स्पीड क्या रहेगी। इनकी स्पीड हमेशा बच्चा रिलेटिव स्पीड होती है। रिलेटिव का मतलब होता है कि अगर ये 50 किलोमीटर से जा रही है, अगर ये 60 किलोमीटर से जा रही है, तो बताओ इसको पार कैसे करेगी। भाई ये 50 चल रही है, ये भी तो 60 चल रहा है, तो खाली अगले 1 घंटा में 10 किलोमीटर खाली पार करेगी इससे,
क्यों? क्योंकि ये तो 60 किलोमीटर चलेगी तो ये भी 50 किलोमीटर तो जाएगा। यानी कि ट्रेवल जब एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में जाती है तो उसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, पहले तो दोनों बराबर क्या करेंगे, डिस्टेंस तय करेंगे, यानी कि दोनों की लंबाई जो होगी उस पूरी लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। दूसरा होगा कि अगर डिस्टेंस, अगर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनके बीच की हमें रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है ना। चलो तो देखो, दो समांतर लंबाई वाले दो ट्रेन, लंबाई कितनी है, समान है, एक ही दिशा में जा रही हैं, कितने, 54 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की गति से जा रही हैं, और तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर देती है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो आप मुझे बताइए, ये एक ट्रेन जा रही होगी, ये एक दूसरी ट्रेन जा रही होगी, तो दोनों की जो हमें स्पीड है उसका अंतर कितना है, वही रिलेटिव स्पीड कहलाती है। जैसे इसका रिलेटिव स्पीड कितना है, 10। अगर ये डायरेक्शन उल्टा होता, यानी ये इस डायरेक्शन में आ जा रही है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन जब एक ही दिशा में होती है तो वो क्या करती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप देखो, ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब इस ट्रेन के स्पीड का अंतर कितना है, आप देखोगे 6 दूनी 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर में, सॉरी 8 4 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूरी बीच में बन रही होगी। अच्छा ये बताओ, ये 63 सेकंड में पार करती है, तो 63 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, उतनी ही दूरी तय करेगी ना, अपनी दूरी और प्लस जो दूसरी ट्रेन है उसकी दूरी, यही दोनों डिस्टेंस तो तय करेगी। भाई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस करने का मतलब क्या है कि वो अपनी डिस्टेंस प्लस उस दूसरी ट्रेन की, उस दोनों की डिस्टेंस को लेके जा रहा है। तो जब दोनों की डिस्टेंस को लेके जा रहा है तो 63 सेकंड लग रहा है, तो 63 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, उतनी ही दूरी तय करेगी कि जितना उसकी लंबाई होगी और जो दूसरी ट्रेन की लंबाई होगी, दोनों ट्रेन की लंबाइयों के बराबर ही डिस्टेंस तय करेगी। तो आप देखो, 12 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा लगाते हैं, और 63 सेकंड में जा रही है तो ये लगा लेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18 और ये 21 हो जाता है, 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा, 210, ठीक है, मीटर। 210 मीटर की दूरी तय कर लेगी 63 सेकंड में। तो 210 मीटर की, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, समान है ना। तो दो ट्रेनों की लंबाई समान है तो 210 होगा, तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी, क्या 105 मीटर नहीं होगी, है? आप ही बताइएगा, दो ट्रेनों की लंबाई अगर 210 मीटर है तो एक ट्रेन की लंबाई 105 मीटर। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यही कहा कि भाई वो रिलेटिव स्पीड से चल रहे थे तो 63 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेते हैं। तो अगर इनकी रिलेटिव स्पीड ले लें कि 63 सेकंड में ये कितना दूरी तय करेगा, तो 63 सेकंड में मुझे पता लगा कि 210 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो 210 मीटर की दूरी क्या तय किया है, अपनी डिस्टेंस तय किया होगा और साथ में दूसरे ट्रेन की डिस्टेंस को तय किया होगा, यही दोनों डिस्टेंस मिलके 210 रहे होंगे। तो 210 हुआ तो एक की दूरी कितनी हुई, जब ये दोनों बराबर है तो 105 नहीं हुए होंगे। तो यही इस सवाल का आंसर था। ठीक है, थोड़ा सा आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये सब सवाल है थोड़े से बेसिक आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो, किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, उनके 70% विद्यार्थी गांव ए और गांव बाकी बी से हैं। तो देखो एक चीज़ जान लेना कि हमें कभी भी जो एवरेज होता है उस एवरेज में कभी भी एक्चुअल डाटा की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ही उसका यूज होता है, बाकी हम रेशियो से ही काम चला लेते हैं। तो देखो यहाँ किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी थे, उनमें से 70% विद्यार्थी गांव ए से गांव बी से हैं। देखो ये दो गांव हैं, एक गांव ए था एक गांव बी था। 70% का मतलब क्या है कि अगर 7 विद्यार्थी यहाँ से रहे होंगे तो 3 विद्यार्थी कहाँ से रहे होंगे, गांव से बी से रहे होंगे। 70 विद्यार्थी, बाकी 30% कहाँ से रहे होंगे, यहाँ से। ये क्या है, बच्चों। ठीक है, परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ए से 20% अधिक था। 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, तो देखो गांव बी के विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से
20% अधिक थी। तो 20% अधिक का मतलब क्या है? 20% अधिक का मतलब अगर इसके पास 5 रहा होगा तो ये 5, यानी कि इनका एवरेज अगर 5x रहा होगा तो इनका 6x। ठीक है। अच्छा, अब टोटल एवरेज उसने कहा है 53 था। ठीक है, 53 था। तो देखो अगर ये 7 बच्चे रहे होंगे 5x के हिसाब से, 7 बच्चे 35x इनका बना होगा टोटल, और इनका टोटल 18x बना होगा। एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है कि टोटल नंबर, जितने आपके नंबर है उनको सबको जोड़ दीजिए, बाकी कितने नंबर थे उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखो ये 35x और ये 18x ये टोटल है, और टोटल बच्चे कितने हैं? 10, और यही बराबर होगा 53 के। क्या यही एवरेज नहीं होगा? आप टोटल निकाल लिए इनका और बच्चों से भाग दे दिए। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 53x। तो 53 से 53x बराबर कितना आ गया? 10। यानी कि आपसे पूछा क्या बी के विद्यार्थियों का औसत ने, तो बी के विद्यार्थियों का औसत कितना था? 60। 6 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे और 60, और इस सवाल का आंसर। अगर आपसे पूछता ए का तो कितना होता? 50। ठीक है। आप देखिए मैंने कुछ किया नहीं है। ए बी का एवरेज कितना था? 73 था। मैंने कहा परीक्षा बी में जो होगा 5x होंगे ए में, तो बी में 6x होंगे। तो इनका टोटल कितना होगा? 35x हो जाएगा। इनका टोटल कितना होगा? 18x हो जाएगा, और दोनों जोड़ोगे तो 53x हो जाएगा। कितने बच्चों में? 10 बच्चों में। तो लेकिन और आपके पास 53 से x बराबर 10 आता, और 10 का मान यहाँ से लेता। हमें यहाँ इस 90 का जो मान दे के रखा था हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं थी, इसका हमें कोई मतलब नहीं था। वो नहीं देता तो भी हम सवाल को लगा देते। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। चलिए ये सवाल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए, किसी मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, तो आपको ये चाहिए। चलिए, और निकटतम चाहिए। तो देखो इसमें आप डिजिटल सम लगाने का प्रयास बिल्कुल ना करना, क्योंकि इसमें लगेगा नहीं। उसने कहा है निकटतम कहा है, इसका मतलब ये डेटा जो है, ठीक है, पॉइंट में था और उसके बाद ये ले लिया है। अच्छा ठीक है, इस सवाल को देखो लगाते हैं कैसे। आप बताओ 3.5 वर्ष है ना, 10% की दर है ना, कितना साधारण ब्याज है? इतना। उसी दर पे 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको चाहिए। तो देखो आप इसको निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर लो। अच्छा ये बताओ, अगर आप पहले निकाल लो कि कितना पैसा था, ठीक है, कितना पैसा था। आप देखो 10% है तो 3.5 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? क्या 35% नहीं होगा? क्या 35% का ही मान 2940 नहीं होगा? आप देखो 7 5 35, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, और 5 से काटते तो कितना आता? 8 5 40, 5 चौक 20, यही आता, और परसेंटेज हटता। यानी कि मान कितना है आपका? आपके पास पैसा कितना था? प्रिंसिपल कितना है? 8400 रुपये। यहाँ से तो ये पता चल गया 8400 रुपये है। अब आपको 2.5 वर्ष में निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो 2.5 वर्ष में आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आप देखो 2.5 वर्ष का मतलब क्या है कि अगर पहले साल 10 से 11 हो गया होगा, दूसरे साल भी 10 से 11 हुआ होगा, लेकिन तीसरे साल आधा साल का चाहिए। तो आधा साल पूरे साल का 10% है, तो 6 महीने का कितना? क्या 5% नहीं होगा भाई? पूरा 12 महीने का 10% है, तो 6 महीने का आधा 10%, सॉरी 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। यानी कि अगर ये 20 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्यों होगा? आप इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो कुछ चीज़ें हैं जो चैप्टर में ही पूरी तरीके से समझाई जा सकती हैं। मैं ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तो बच्चा ये बात मान के चल रहा हूँ कि आप इन सारी छोटी छोटी बातों को आप जानते होगे, ठीक है। और नहीं जानते हो फिर भी मैं थोड़ा बहुत जितना बता पा रहा हूँ आपको बताऊँगा इसमें, ठीक है।
पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया जा सकता इसमें। तो आप इन छोटी छोटी बातों को अगले चैप्टर जो आएगा उसमें आप क्लियर करते चलिएगा। आप देखो मैंने कहा कि अगर पूरे साल का 10% चल रहा है तो हाफ ईयरली कितना होगा 5%, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अच्छा, इसका मतलब अगर आपके पास 2000 रुपया है तो आपके पास कितना 11 का 121 और 21 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 242 और ये फिर 121 कितना आ जाएगा 2541। ठीक है, अगर आपके पास 2000 रुपया होगा तो 2.5 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज बन के आएगा वो 2541, लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज केवल चाहिए तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 541 होगा। अगर आपके पास 2000 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 541। अच्छा, लेकिन आपके पास 2000 नहीं है, 2000 की जगह कितना है 8400 है। अच्छा, 8400 है तो काट दो 2 जीरो, आप यहाँ से 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 42। ठीक है, और ये दशमलव लगाओगे 4.2 टाइम्स, यानी 2000 में 4.2 से गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। तो इसमें भी आपको करना होगा 4.2, तो 4.2 है। ठीक है, तो इसको क्या करो यहाँ से 10 रख लो, आप देखोगे गुणा करा लो, आप 4 से गुणा कराओगे तो 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 2000, 6 चौक को 16, 2160, 2164 आ जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 1082। ठीक है, 8 4 12 के 2 हंसी लग गए 6 1 7। ठीक है, और ये नीचे 10 है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा 2272.2। यही इस सवाल का आंसर था। ठीक है, देखो मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने इतना किया कि पहले साल 10 से 11 हो जाता, दूसरे साल फिर 10 से 11 होता, तीसरे साल जो है कि मुझे तीसरे साल का पूरा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आधा साल का। तो आधा साल का अगर पूरे साल का 10% आता है तो आधे साल का कितना हो जाएगा 5%। 5% का मतलब 1/20, यानी कि अगर 20 होगा तो चीज़ें 21 हो जाएंगी। आप तीनों का गुणा लगाओगे यानी चीज़ें आपकी 2000 रुपये की होंगी, तो 2.5 साल के बाद वो कितना हो जाएगा 2541। तो ब्याज कितना मिल गया 441, लेकिन आपके पास 2000 तो था नहीं, आपके पास 8400 था, तो 8400 कितना गुना है 4.2 टाइम्स है। इसको भाग करके देखना 4.2 टाइम्स जाएगा, तो आपका ब्याज भी तो 4.2 टाइम्स हो जाएगा। 4.2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 2272.2, यानी कि यही इसके सवाल के आसपास का आंसर है। ठीक है, एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका कहो तो मैं बताऊं, चलो दूसरा तरीका भी देख लो। और सबसे अच्छा तरीका ये भी है, आप दूसरा तरीका है ओवरऑल परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, 2-3 तरीके 4 तरीके हैं इस सवाल को लगाने के, आप डोंट वेरी। अच्छा, पहले साल 10% लगेगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा, और तीसरे साल लगेगा 5%, यही लगेगा। आपको निकालना होगा तीनों साल का पूरा ब्याज परसेंटेज, यानी तीनों साल में ओवरऑल कितना ब्याज मिलेगा आपको, कितना परसेंटेज। तो आप देखो निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप पहले इनको सबको सम कर लो, 10 + 10 + 5 कितना हुआ 10 10 20 5 25%। अच्छा, प्लस फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें, यानी कि 10 10 में 100, प्लस इसका गुणा इसमें 50 और इसका गुणा इसमें फिर 50, कितना आ गया 200, और इससे भाग लगाओगे आप 100 से तो कितना आ गया 2। ठीक है, तो 2% यहाँ गया, प्लस अब तीनों का गुणा एक साथ करना है आपको, और आपको भाग लगाना है 10,000 से। ठीक है, 10 10 में 100, 100 × 5 500, अब 500 10,000 से भाग लगाओगे तो आप देखोगे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप सभी को जोड़ दो, कितना 25 + 2 + 0.500, आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27.05%, यही आएगा। अच्छा, यही आएगा ना। ठीक है, अब देखो आपको क्या चाहिए, ये आपका क्या है जो 2940 है, ये आपका 35% के बराबर था, लेकिन आपको चाहिए क्या 27.05% चाहिए आपको। तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 7 दूनी 14, और ये 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 84। चलिए ये सवाल लगाइए आप। देखिए यदि 8 संख्याओं का औसत कुछ दिया है, 72 से विभाजित है, y का सबसे बड़ा मान लेना है। आप देखिए y का जो मैक्सिमम मान लेना है, तो आप ऐसा नहीं है कि y का मान अब 0 से स्टार्ट करो, नहीं। अगर ये संख्या 72 से भी जाती है तो इसका मतलब ये संख्या 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी।
और 8 से कटने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई संख्या 8 से कट रही है, इसका मतलब है कि आखिरी के 3 अंक 8 से जरूर कटेंगे। और 9 से कटने का मतलब है कि उस संख्या का डिजिटल सम यानी उस संख्या का डिजिट सम कितना होगा, 9 से कटेगा। अच्छा, अगर ये दोनों बातें आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि यह 8 संख्याएं हैं। अच्छा, आप इनको पहले 3 संख्या पीछे से लो। अगर y का मान 9 रखो तो 9 कटेगा क्या, 8 देखोगे 8 है, 8 एक नंबर 8 दूनी 16, यानी अगर y का मान अगर 9 रख देते हो तो ये 3 संख्या 8 से कट जा रही है, इसका मतलब y का मान 9 होगा। अच्छा, y का मान 9 होगा तो x का मान क्या होगा, 8 एक 9, 6 3 9, ठीक है। अच्छा, 9 तो हो गया, 4 2 6, तो 6 और x का मान क्या रखोगे, 3 रखोगे तभी ना 9 से कटेगा। 6 प्लस x आया तो x का मान क्या रख सकते हो, x का मान 3 ही रखने पे वो संख्या 9 से कटेगी, क्योंकि डिजिट सम 9 होना चाहिए ना 9 से कटने के लिए। तो 9x की जगह क्या रखोगे, 3। आप यहां रखो 9 त्रिका 27 और प्लस 9 अंडर रूट 36, 36 का मान 6। आप देखो ये 8 एक 9 करके मैं काट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 9 संख्या है, तो 9 है तो उसका जो सम होगा 9 वो 9 से कटेगा ही कटेगा, इसलिए मैं उसको 0 कंसिडर कर ले रहा हूं, ठीक है। और बाकी जो संख्याएं नहीं कट रही हैं उन्हें मैंने देखो जो 6 3 9 0 कर लिया, 8 एक 9 0 कर लिया, 9 0 कर लिया, बचा क्या 4 2 6 और प्लस x का मान क्या रखेंगे, 9 कट से कट जाए तो 9 से कटने के लिए x का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, 3 रखेंगे तभी ये संख्या कटेगी 9 से, ठीक है। चलिए इस सवाल को लगाइए और अगला सवाल मैं लगाता हूं। देखो अगला सवाल देखिएगा कि त्रिभुज में, आप इस सवाल को लगाइए 1 मिनट। हाँ ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। एबीसी में भुजाएं AB और AC पर D इस प्रकार हैं कि D पैरेलल है BC के। आप देखिए एक त्रिभुज है, देखो ऐसे सवाल में त्रिभुज बना लिया करो क्योंकि इस पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक त्रिभुज बनाया AB और C। तो त्रिभुज में AB पर D है और AC पर E है, AB पर D है, AC पर E है। तो क्या है, DE पैरेलल है BC के, ठीक है। और DE का मान है 3 और BC का मान है 5। आपको पता है कि अगर एक त्रिभुज है, देखो इसमें ये ADE ये समरूप होगा BCE के। अच्छा, अगर ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके जो क्षेत्रफल होता है उनका अनुपात क्या होगा, उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, 3 का स्क्वायर बटा में 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 9 बटा में 25। अच्छा, आपको देखो क्या चाहिए, ये वाला चाहिए क्षेत्रफल, तो आपको ये क्षेत्रफल चाहिए। आपको ये क्षेत्रफल चाहिए तो आपको कैसे निकाल सकते हो, आप देखो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर ADE का क्षेत्रफल घटा दो तो क्या यही बचा हुआ नहीं रहेगा, है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ADE का क्षेत्रफल अनुपाते DECB का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका 3 का स्क्वायर तो 9 होगा। अच्छा, इसका तो बड़े वाले क्षेत्रफल में कितना है, बड़े वाले का 25 में से ये छोटा वाला घटा दोगे कितना बचेगा, 16, यानी इसका कितना होगा 16, यानी 9:16 इस सवाल का आंसर था। कुछ नहीं करना है, करना सिर्फ आपको बस इतना था कि आपको ये पता लगाना था कि आखिर ये निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो आप देखो बड़ा वाला त्रिभुज होगा, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हो तो बचा हुआ जो क्षेत्र होगा वो उसी का क्षेत्र होगा, ठीक है। चलिए, आप उम्मीद है इसको समझ पा रहे होंगे इस सवाल को, ठीक है। अगले सवाल चलते हैं। देखो 3√x ये है, ये कुछ मान पूछा है आपसे। देखो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये क्या है, a³ माइनस b³ है। अगर मैं कहता हूं a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है तो बताओ, तो क्या कहोगे, a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, यही तो होता है। मैंने कहा 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब बताओ क्या होगा, तो आप देखो 5 का क्यूब का मतलब 5 माइनस 3 और यहाँ क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 3। आप देखो ये 5 गुणे 3 कहाँ से आ रहा है, इसी का तो आ रहा है, a का स्क्वायर
बी का स्क्वायर और ये ए बी, यही तो आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये ए माइनस बी है तो इसी का ही तो स्क्वायर का फॉर्म इसी तरीके से बना होगा, क्यों? इसी का ही। आप देखो, इसको बजाय कि इसको इस तरीके से रूप में बनाओ, आप सीधा सीधा यहीं से ए बी सी की वैल्यू पता लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी सी पैनी निगाह रखनी पड़ेगी कि सवाल में पूछा कैसे है और आपको साइन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, आप देखो ए एक्स स्क्वायर है ना, यानी एक्स का ही स्क्वायर हुआ होगा, तो इसका रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, तो ए का मान हुआ 3। अच्छा, सी का मान कितना होगा? सी का मान कोफिशिएंट y है, तो y की जगह ये 2 है, तो 2 का रूट का क्या हुआ होगा? सी का मान √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, एक्स वाई इन दोनों का गुणा हुआ होगा तभी एक्स वाई आया होगा, तो इनका गुणा क्या हुआ होगा? तो √6 आ जाएगा। तो b का मान क्या आ जाएगा? √6। लेकिन आप देखो a माइनस बी की जगह जब इसमें करते हैं तो प्लस रहता है दोनों जगह, लेकिन ये तो माइनस है, इसका मतलब ये वाला माइनस होगा, तभी माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा, ठीक है। अच्छा, आपको तीनों मान मिल गए, रख लो। a का स्क्वायर मतलब 9 माइनस बी का स्क्वायर का मतलब माइनस √6 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। आप देखोगे 9 माइनस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 9 4 13, 13 मतलब 7। और यही इस सवाल का आंसर था, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में बस आपको ये देखना था कि अगर ये a माइनस बी है तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी का ही फॉर्म बनेगा, क्यों? इसी का ही फॉर्म बनेगा ना। तो आप बजाय इसके कि आप इसे तोड़ते फिर इस फॉर्म में बनाते फिर ए बी की वैल्यू कंपेयर करके लेके आते, तो इससे बेहतर है कि आप देखो इसी का ही तो स्क्वायर फॉर्म बना होगा, तो आप सीधा का सीधा आप मान निकाल सकते थे, ठीक है। मैंने निकाला, आप देखो x कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है, x का कोफिशिएंट a है, तो इसका भी तो स्क्वायर हुआ होगा, तो √3 का स्क्वायर 3। अच्छा, c का है, c की जगह y स्क्वायर का कोफिशिएंट c, तो y का कोफिशिएंट है 2 √2 का स्क्वायर हुआ होगा तो 2 आया होगा। अच्छा, x y होगा तो x y जब गुणा हुआ होगा तो √2 √3 भी तो गुणा हुआ होगा, तो √2 और √3 मिलकर √6 हुआ होगा। अच्छा, लेकिन आपके पास जब a माइनस बी आगे होता है तो पीछे पूरा का पूरा प्लस में होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस है, इसका मतलब ये वाला माइनस रहा होगा, तभी माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। और यहाँ से आपको मान मिला और आपने मान रखा और सारे सवालों का आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बता दें, आपको जल्द ही उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, या अगली वीडियो बनाएंगे तो हम उस बात को भी ध्यान रखेंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, फिर उसके बाद हम उस चीज़ों पर चर्चा हम अलग से कर लेंगे, ठीक है। देखिए, ये अगला सवाल है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 360 में बेच दिया जाता है, यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता है। देखो, इस सवाल को लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन देखो क्या है, एक ये इसका CP रहा होगा, ये SP रहा होगा, ये MP रहा होगा, ठीक है। अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी जा रही है, यानी अंकित मूल्य अगर 10 रुपये का रहा होगा तो बेच दिया गया होगा 1 कम 9 में, लेकिन उसने कहा है 360 में बेचा गया है, तो 9 का मान 360 है, तो 10 का मान कितना, क्या 400 नहीं होगा? भाई ये 4 गुना ही तो है, तो ये भी तो 4 गुना हो जाता, यानी 400 रुपये का सामान था, आपने 10% छूट दिया तो कितना हुआ? 360 रुपये। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता, यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता, यानी 25% का लाभ का मतलब क्या है? 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो अगर 4 रुपये का सामान होता तो आपको 5 रुपया मिलता, यही नहीं मिलता भाई। आप क्या करते, अगर लाभ आपको 4 रुपया होता, 5 रुपये का बेच देते तो 25% का लाभ होता, लेकिन 25 का 5 का मान ही तो 400 है, तो कितना 80 गुना है, तो आपका CP कितना, क्या 80 8 चौको 32 320 रुपया नहीं होगा? है, देखिए मैंने इसको इस तरीके से रेशियो से लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे समझ पाते, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं दूसरे तरीके से भी लगा दे रहा हूँ, लेकिन आप समझना इसको कि 10 रुपये की छूट का मतलब 9 रुपये का, 10 रुपये का सामान रहा होगा, 9 रुपये का बिका होगा, लेकिन बिक रहा है 360 रुपये का, तो 9 का 4 गुना है, ठीक है, ये सॉरी 40 गुना है, तो ये भी 40 गुना हो जाता तो 400 हो जाता। अच्छा, 400 हो जाता, लेकिन वो कह रहा कि अगर उतने पे ही बेच देते तो उसे कितना लाभ होता? 25% का, यानी अगर इसे 4 रुपया था
लाभ होता है 1 रुपये 5 रुपये, तो 5 का मान 400 है तो 4 का मान 320 है। अगर आप इस तरह से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि विक्रय, आप देखिएगा जो आपका छूट देने के बाद ये, अच्छा अंकित मूल्य अगर आप निकालते तो कितना होता, अंकित मूल्य अगर निकालते आप तो 360 रुपये का बेच रहे हो, 10% का डिस्काउंट दे रहे हो और आपको ये चाहिए सीपी, तो कितना हो जाता, 400 रुपये आता। 400 रुपये अंकित मूल्य आ रहा है। वो कह रहा है कि अगर उसे छूट नहीं दिया जाता तो 25% का लाभ होता। आप बताओ 400 रुपये पे 25% का लाभ हो रहा है, आपको बताओ सीपी क्या रहा होगा, सीपी कम रहा होगा ना। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 125/100 बननी है या 100/125 बनना है, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू किससे चाहिए, 400 से कम चाहिए ना, तो 400 से कम चाहिए तो आप ऊपर जो है कम वाली वैल्यू से गुणा करेंगे, यानी 400/125, यानी 25 चौक को 100, 25 पच्चे 125 और ये 8 हो जाएगा, 8 चौक को 32, 320 रुपये। ये सवाल का आंसर था, ठीक है। आप देखो अंकित मूल्य निकालते, अंकित मूल्य निकालने के बाद आप ये देखते कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है तो फिर उसके बाद ये प्रॉफिट घटा देते तो आपको आपका सीपी मिल जाता, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं आपको लगाने के लिए, लेकिन ये बेस्ट वे है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ नहीं करना था, सीपी एसपी एमपी था। आप देखो 10 रुपये एमपी होती तो 9 रुपये का बेच देता, लेकिन 360 का बेच रहा है मतलब 40 गुना है, तो आपका मार्केट प्राइस कितना हो जाता है, 400 रुपये। अगर ये 400 रुपये हो जा रहा है, अगर छूट नहीं देता तो 25% का लाभ होता, यानी अगर 4 रुपये का सामान होता तो 5 रुपये में बिक जाता, लेकिन बिक रहा है 400 रुपये में, यानी 80 गुना है तो 80 गुना हो जाता है इसका, यानी वो सामान 320 रुपये का था। या आप अंकित मूल्य इस तरह से निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य कितना होता है, 360 रुपये है। आप देखो 10% की छूट दे रहे थे ना, तो 360 रुपया हो रहा था, तो कितना होगा 100/90, कितना आ जाएगा 400। अच्छा 400 रुपये आ गया, तो अब 25% का लाभ हो रहा है आपको इस पे, तो 100/25 कितना है, 320 रुपये। इस सवाल का आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो कुछ चीज़ें हैं 125/100/125 है, इस बात को आप समझिएगा। अगले परसेंटेज की वीडियो है, आप उसमें देखिए, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि ये इस चीज़ों को मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ। आप वहाँ से देखेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और बच्चा ये सारे कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज आपको सिखाऊंगा। आपसे सवाल गलत नहीं होंगे, आप एक बार लगाओगे सवाल का आंसर डेफिनेटली आएगा, ठीक है। चलिए मैं मिटाता हूँ इस सवाल को। चलिए अगला सवाल देखें। 20 सवाल हो गए हैं, 5 सवाल और बच्चे हैं। देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% हानि पे बेचता है, यदि उसको 10.5% लाभ पे बेचे तो 37 रुपये अधिक मिलेंगे, तो क्रय मूल्य। देखो एक बात समझना, मैंने एक इस तरह से कुछ लाइन बना दी है। मैंने कहा ये 0% है, यानी कि यहाँ आप सामान बेच दोगे इस दाम पे तो ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। अच्छा 8% हानि पे बेच देता, तो हानि वाला नीचे मैं कह देता हूँ, ये 8% का हानि है। अच्छा, और वस्तु को 10%, 10.5% लाभ पे, यानी कि 10.5%, ये हानि वाला नीचे, इससे नीचे हानि है और इसके ऊपर प्रॉफिट है। मैंने कहा 10%, 10.5% प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, तो आप देखो कि आपका 8% हानि से 10.5% लाभ जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, इतनी ना। इसका मतलब पहले 8 से यहाँ आया होगा 0, यानी 8 तो यहाँ आया होगा, फिर 10.5 यहाँ गया होगा, इसका मतलब कितना होगा 18.5%, यही हुआ होगा ना। क्या यही बराबर नहीं होगा 37 रुपये के, है? तो आप 37 रुपये के अगर इतना बराबर हो, तो आपसे क्या पूछा, वस्तु का सीपी पूछा है ना। तो आप देखिए वस्तु का अगर 37 से काटो कितना, 5 बार जाएगा। आप देखिएगा, अगर इसको 10 हटा दो, नीचे 10 लगा दोगे, आप देखो 37 से काटोगे कितनी, 5 बार जाएगा, 5 3 15, 7 5 35 85, और ये काटोगे 2 बार, यानी 1/2% बराबर कितना है 1। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200, ठीक है। देखो एक वस्तु को 8% हानि पे बेचता, यदि उसने इतने % लाभ पे बेचता, तो 8% हानि पे बेच रहा था, फिर लाभ बेच रहा है, यानी कि पहले वो हानि वाले हिस्से को पूरा किया होगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट वाले हिस्से में पहुंचा होगा। तो हानि वाले हिस्से को 8% और प्रॉफिट वाले हिस्से को 10.5%, यानी कि कुल मिला के 37 रुपये अधिक मिलते हैं ना। तो यही
18.5 37 के बराबर होगा। और आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ से काटोगे, 5 बार जाएगा, दशमलव हटाओगे, नीचे 2, 5 दूना 10, 1/2% बराबर 1 आ जाता, इधर 1 था, ये 2 उधर चला जाएगा, 1% बराबर 2 और 100% बराबर 200। ठीक है, सवाल को आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हो गया इस सवाल को समझ चुके हो। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखो, दो संकेंद्री वृत्त हैं। संकेंद्री का मतलब क्या होता है? संकेंद्री का मतलब होता है जिनके सेंटर एक जगह हो, सेंटर दोनों के दोनों एक जगह हो। देखो, दो संकेंद्री वृत्त है, 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी? छोटे वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, आप देखिएगा, समझिएगा। मैंने एक सर्कल बनाया और इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया। संकेंद्री का मतलब है इनका दोनों का सेंटर कहीं एक जगह होगा। अच्छा, आप देखिए, बड़े वृत्त की जीवा है, बड़ी वृत्त की जीवा है और छोटे वाले की स्पर्श रेखा है, तो यही तो वो जगह होगी। अच्छा, आप इसको मिलाइए यहाँ से यहाँ और इसको मिलाइए यहाँ से यहाँ। आपको पता है कि सेंटर से जब किसी स्पर्श रेखा को मिलाया जाता है तो कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। आप बताइए कि ये 15 है, ये 9 है, ये छोटे वाले की त्रिज्या है, ये बड़े वाले की त्रिज्या है, तो 9 है। तो आप बताइए ये क्या है? 5 गुणे 3 है, ये 3 गुणे 3 है, तो क्या ये 4 गुणे 3 नहीं होगा? भाई 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, तो 3 4 5 ट्रिपलेट हुआ, सब में 3 से गुना ही तो लगा है। तो यानी इतनी लेंथ कितनी आ गई? 12। या पाइथागोरस लगा लीजिएगा, 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81 घटाओगे तो 144 आएगा, 12 का स्क्वायर। अच्छा, इतनी लेंथ आ गई है 12। और आपको एक बात पता होगा कि अगर केंद्र से हम किसी जीवा को मिलाते हैं तो जीवा जो हो 2 बराबर भागों में बट जाती है, यानी कि ये 12 होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी दूरी 12 होगी, यानी 12 और 12 मिलके 24, यानी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर, जो कि इस सवाल का उत्तर था। आप देखिएगा, दो संकेंद्री वृत्त हैं, बड़े वाले की त्रिज्या 15 और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 9। अच्छा, अगर ये एक जीवा होगी जो इसकी स्पर्श रेखा भी बन रही है, तो आप देखिएगा यहाँ से सेंटर से ये बड़े वाले की त्रिज्या 15 और ये 9। आपको पता है कि अगर सेंटर से मैं किसी कॉर्ड को मिलाता हूं तो वो 90 डिग्री क्रिएट करती है, और 90 डिग्री जैसे ही क्रिएट करी आप पाइथागोरस लगा सकते हो। आप यहां से देखो 3 × 3 और ये 5 × 3, देखो ये पाइथागोरस में लगा रहा हूं। आप इस बात को समझिएगा कि आपको इसको मल्टीप्लाई करके ही लिखो, क्योंकि अगर आप इसको निकाल लें 225 में से 81 गया तो फिर दिक्कत होगी। आप देखो 5 × 3 और 3 × 3, इसका मतलब 5 3 4 ट्रिपलेट होता है, और सब में 3 3 से लगाया, इसमें 3 से, इसमें 3 से, तो इसमें भी तो 3 से गुना होगा, तो 4 3 12, इतने की लेंथ आ गई 12। आपको पता है कि सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो बच्चा ये दोनों के दोनों भाग बराबर होते हैं, यानी कि ये 12 होगा तो ये 12 होगा, तो पूरे जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर, इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम। देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है, सवाल को लगाइए आप। देखें, लगाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, यहां से क्या आएगा? -1 आएगा भाई, 6 में से -7 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, भाग है गुणा है, पहले भाग करते हैं। बॉडमास का नियम मैंने बताया था आपको, नहीं बताया है तो आप परसेंटेज वाली वीडियो देखिएगा, मैंने चर्चा की है बॉडमास की। अच्छा, आप देखिए -1 होता है तो जब भाग करोगे तो -1 नीचे आ जाएगा। अच्छा, जब यहाँ से -1 नीचे आ जाएगा तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा, बचेगा क्या? 5। अच्छा, 5 हो गया, और यहाँ 8 और ये +9, 8 5 40, 40 5 45, 45 9 कितना हो जाएगा? 54। 54 हो गया ना ब्रैकेट के इधर। अच्छा, 3 भागे 54, तो ये भाग है तो 54 नीचे आएगा, 3/54। अच्छा, नीचे से क्या आएगा? देखो, पहले ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, पहले ऑफ का काम करो। ऑफ का मतलब होता है गुना, 4 चौक को 16, 16 फिर भाग करोगे, 16 नीचे आ जाएगा, फिर 4 से कट जाएगा 4 बार, फिर 4 से ये कट जाएगा 1 बार। अच्छा, नीचे क्या बचेगा? 4 और +1 बच गया। अच्छा, नीचे कितना बचा? ये इसको काटोगे, 18 × 54 होता है, तो 1/18/5, और ये नीचे आएगा 1/90, जो कि इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, आप देखिएगा मैंने कुछ नहीं किया। देखो, -1 आया, -1 नीचे जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 5 बचा, 8 5 40 बचा, 40 9 49, 40 9
49, 49, 5, 54, 54 और ये 3 से भाग करोगे तो 3/54 आ जाएगा। और नीचे देखोगे 4 चौको 16, 16 जब भाग करोगे नीचे तो 4 से 4 कटेगा, ऊपर भी 16 नीचे भी 16, 1 1 आ जाएगा, 4 1 मिल के 5 आ जाएगा। और ये 1/18 और बटे 5 करोगे तो 18 25 90 आ जाएगा, 1/90 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए मिटा दें। क्या मैं बहुत तेज तो नहीं कर रहा हूँ? अगर आपको लगे बहुत तेज है तो आप एक बार हमें बता जरूर दीजिएगा, थोड़ा मैं और स्लो करने की कोशिश। एक्चुअली मैं अगर थोड़ा स्लो हो जाऊँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए इसको। अगर फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि बहुत स्पीड है तो आप बताइएगा, मैं थोड़ी स्पीड कम कर लूँगा। ठीक है, देखिए ये अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटा काम करते हैं ताकि 6 दिन में पूरा कर लें। तो देखो ये सवाल है आपको, देखो व्यक्ति कितने हैं 30, प्रति घंटा काम करते हैं 8। अच्छा, तो 10 दिन में पूरा कर लेते, दिन लेते हैं 10। तो आपको चाहिए 40 व्यक्ति चाहिए और x घंटा काम करेंगे, मान लीजिए h घंटा काम करेंगे और 6 दिनों में पूरा करेंगे। आप देखोगे ये 4 बार जाएगा, ये 2 बार 8 हो गया। आप देखोगे ये 5 बार चला जाएगा और h बराबर आ जाएगा 10 घंटा। और यही सवाल का आंसर था। ठीक है, कुछ नहीं करना है, M1 D1 और H1 होता है, M2 D2 H2 होता है, आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। और इस क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और जो कि है एक वेन डायग्राम। देखो आपको ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ। ये वाला है 60 और ये वाला है 70 और ये है 30 और ये है 50 और ये है 80 और ये है 70 और ये 90 और ये 80 और ये 100 120। ठीक है, मैंने लिख दिया है। आपसे क्या पूछा है, किस महीने में एसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन, वास्तविक उत्पादन का मतलब है एक्चुअल, ठीक है ना, लक्ष्य उत्पादन से कितना 25% अधिक था। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा महीना था जिसमें जो है जो आपका जो एक्चुअल जो प्रोडक्शन था वो टारगेट वाले से 25% ज़्यादा था। ठीक है, आप देखिएगा लक्ष्य उत्पादन से ज़्यादा था, यानी कि टारगेट से ज़्यादा था, यानी टारगेट वाली घुंडी छोटी होगी और ये वाली घुंडी एक्चुअल वाली बड़ी होगी। तो पहले तो ये फिगर दे लो, और ये फिगर इसमें नहीं है, अप्रैल में नहीं है, इसका मतलब अप्रैल महीना में नहीं हो सकता। बाकी महीनों में देखो 25% है क्या। अच्छा देखो कितना हुआ, 60 से 70 बढ़ा है, यानी कि कितना बढ़ गया 10/60 काटोगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। इसमें तो 16 सही 2/3% जनवरी में हुआ है, ये तो आंसर नहीं है। अच्छा फरवरी में देखो 30 से 50 हो गया, कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है, कितने पे 30 पे, यही ना बढ़ा है। आप देखो 2/3 को क्या लिखते हो 66 2/3%, क्या ये है, नहीं है, 25% से अधिक चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा उसमें देखो मार्च में देखो कितना बढ़ा है 80 से, सॉरी ये 100 था, 80 से 100 है, 80 से 100 हो गया है, इसका मतलब कितना बढ़ा 20 बढ़ा है, और ये कितने पे 80 पे। अच्छा 20 80 पे बढ़ा है तो कितना 1/4, और 1/4 को क्या कहते हो 25%, और यही इस सवाल का आंसर था मार्च में, क्योंकि 80 से 100 हो गया, इसका मतलब 20% तो इंक्रीज किया है। ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। मैं सारे सीजीएल के पेपर सारे तरीके से कराऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। ठीक है, सारी क्वेश्चंस पेपर मैं लगातार वीडियो की शूट कर रहा हूँ, लगातार रिकॉर्डिंग जारू है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग वीडियो को कैसे देख रहे हैं, अच्छा है कि नहीं, हेल्पफुल है कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियो और भी अच्छे तरीके से बना पाऊँ। ठीक है, और बेसिक जिनका बेसिक कमज़ोर है वो ज़रूर बेसिक बैचों को ज़रूर देखें, जो परसेंटेज वगैरह मैंने डाली है, डिजिटल सम वगैरह वो पड़ा हुआ है, उसको आप ज़रूर देखें, उससे आप बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जिनका बेसिक कमज़ोर है वो तो ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।